हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। तो बेसिकली ये जो वीडियो होगी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें मैं तुम्हें रियल नंबर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी इसके जो भी NCERT RS अग्रवाल के क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बस क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना या फिर क्वेश्चन भी कमेंट कर देना। आगे के वीडियोस में मैं तुम्हें उसका भी सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली चीज तो ये कि रियल नंबर्स में तुमको क्या क्या पढ़ना है, पहले ये समझ लो। तुम्हारे एग्जामिनेशन में ना रियल नंबर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब रियल नंबर्स में बेसिकली तुमको ये कुछ 6 टॉपिक होगा, इन टॉपिक्स को ही कवर करना है एंड इन टॉपिक से ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। सबसे पहला तुम्हारा है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर क्या है, इसके पहले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वैसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और P और Q क्या होना चाहिए, ये जो P और Q होना चाहिए ये एक को प्राइम होना चाहिए। अब जिसको को प्राइम नंबर नहीं आएगा टेंशन मत लो, इसमें मैं तुमको आगे समझा दूंगा को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है। वैसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और PQ दोनों क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, बेसिकली इरेशनल नंबर का अगर एग्जांपल की बात करो तो जितने भी रूट्स में प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब सारे के सारे इरेशनल होता है। जैसे कि तुम पाई भी ले लो, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अच्छा, इरेशनल नंबर का ना एक और डेफिनेशन होता है कि वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसको भी हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर का भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में अगर हम डेफिनेशन बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उतना डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे टॉपिक में है नहीं, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली बस इतना याद रखना कि रेशनल नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ को प्राइम हो, और इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड में आते हैं जो कि है को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैंने बताया था P और Q को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, तो अगर ये जो PQ है अगर ये किसी का टेबल में ना आए तो उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का SCF 1 निकले तो भी वो को प्राइम होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान के चलो चलो कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे 8 और 9 अगर बोला जाए ये दोनों किसी के टेबल में आता है, 8 और 9 दोनों ही किसी के टेबल में आता है, तो नहीं, ये किसी के टेबल में नहीं आता है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 8 तो 2 के टेबल में आता है और 9 3 के टेबल में आता है। हाँ, लेकिन दोनों क्या किसी के टेबल में आता है, दोनों किसी के टेबल में आता है नहीं, तो इसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आए, दोनों किसी के टेबल में नहीं आए। तो इसका तुम अगर SCF भी निकालोगे ना तो SCF 1 ही निकालेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आगे मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है आगे मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर इसके बाद SCF और LCM निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। तो ये भी एक रूल ही समझ लो, इससे परीक्षा में तुम्हारा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है SCF और LCM से रिलेटेड। और ये तो यार 4 क्लास से पढ़ते हुए आ रहोगे, फिर भी जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं है, आगे मैं तुमको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बस रुक जाओ। बस पहले मैं तुम्हें यहाँ पूरा टॉपिक बता दे रहा हूँ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ये दोनों को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये दोनों अभी मैं तुरंत तुमको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। इसके बाद हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए सीखेंगे एंड लास्ट में फिर एक और थ्योरम है, अगर P/A² से डिवाइड होता है तो याद रख लेना कि P A से भी डिवाइड हो, यानी P अगर A² के टेबल में आएगा ना तो P भी A के टेबल में आएगा। तो ये एक थ्योरम है,
ठीक है, एनसीईआरटी का ये थ्योरम है। और इस बार जो 2025 की बोर्ड परीक्षा हुई है ना, 2025 के बोर्ड परीक्षा में इस थ्योरम से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। शॉर्ट में पूछा गया था कि अगर p a स्क्वायर से डिवाइड होता है तो p क्या a से डिवाइड होगा या नहीं, तो p a से डिवाइड होता है। ठीक है, तो असर्शन रीजन में आई थिंक क्वेश्चन दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये इस साल आया हुआ था, इस साल। ठीक है, तो इसको भी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रूफ नहीं आएगा। देखो, थ्योरम प्रूफ करने के लिए इस चैप्टर से तुम्हारा नहीं आने वाला है। बस याद रख लेना कि अगर p a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो p भी a से डिवाइड होगा। इसका यूज ना हम यहाँ पे करने वाले हैं इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए, जिसमें हम सीखेंगे √3, √5, √2, √7, मतलब रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसका हम इरेशनल नंबर कैसे है वो प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अभी हम लोग करने वाले हैं, दोनों तो कंप्लीट कवर कर चुके हैं। चलो आगे मैं तुमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाता हूं ये क्या होता है। सो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले इसको अच्छे से मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। दिया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए 24। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर ले लिए। कंपोजिट नंबर पता है ना, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, वही होता है कंपोजिट नंबर। तो मान के चलो इसका हम फैक्टर कर ले, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये हो गया 2 3 जा 6। तो इसका फैक्टर करके ये आया। तो अगर इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो स्टेटमेंट क्या दिया गया था, स्टेटमेंट के अनुसार कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब ये एक कंपोजिट नंबर हो गया, इसको हम देख लो प्राइम नंबर्स के, ये सब सारा क्या है, ये भी प्राइम नंबर 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 है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, आगे क्या दिया गया है कि दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये एक यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है, यूनिक फ्रॉम द अंडर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा थोड़ी हो कि 3 इधर चला जाए 2 इधर चला जाए तो वो फिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। 3 इधर भी आ सकता है, 2 इधर भी जा सकता है, कहने का मतलब है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, मतलब ऑर्डर्स तुम्हारा यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो जब एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा तब बता दूंगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बता दिया है। प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, बस स्टेटमेंट याद कर लेना। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट को याद कर लेना, बाकी समझना था जो कि हम समझ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में जिस तरह का पूछा जाता है हम वो देखते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से ना तुम्हारे परीक्षा में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। और इस साल जो 2025 की बोर्ड परीक्षा हुई है इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि मान लिए कि a का वैल्यू जो है वो x का पावर 3 और y का पावर 2 हो गया, और b का वैल्यू x का पावर 4 और y का पावर 5 हो गया। तो इसमें क्वेश्चन देता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ जब निकालना रहेगा ना तो जो छोटा पावर होगा वो ले लेना। जैसे इन दोनों में से छोटा पावर 3 है तो x का पावर 3 हो गया, इन दोनों में से छोटा पावर 2 है तो y का पावर 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से जब एलसीएम निकालना रहेगा तो बड़ा पावर ले लेंगे। ठीक है, x का पावर 4 और इसमें से हो जाएगा y का पावर 5। तो बस एचसीएफ और एलसीएम इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में इस साल पूछा गया था। तो याद रख लेना कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिन 2 नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे ना उसका ये प्रोडक्ट के
इक्वल होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम एक नंबर ले लिए 24 और दूसरा नंबर ले लिए 36, तो इन दोनों का जो भी एचसीएफ और एलसीएम आएगा, एचसीएफ निकालने आता है ना, एलसीएम फैक्टर कर लोगे इस प्रकार से। ये 4th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होगे, मुझे नहीं लगता ये समझाने की ज़रूरत है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं करके फटाफट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने तो आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एचसीएफ निकालने आता होगा। ठीक है, अच्छा जो पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। ये मेरा आ गया 2 × 2 × 2 × 3, और इसका किए थे तो आया था 3 × 3 × 2 × 2। तो अब अगर हमें एचसीएफ निकालना रहेगा तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो मिलेगा वो लेंगे। जैसे 3 और 3 मिल गया तो एक 3 ले लिए, यहाँ पे ये 2 2 मिल गया, ये 2 ले लिए, यहाँ पे ये 2 2 मिल गया, ये 2 ले लिए। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये मेरा हो जाएगा एचसीएफ। वहीं जब एलसीएम फाइंड करने के लिए रहेगा तो जो मिला वो तो लेंगे, जो मिला वो तो लेंगे, और जो नहीं मिला, जैसे 2 और 3 नहीं मिला तो इसको भी लेंगे। तो 12 2 जा 24, 24 3 जा कितना हो जाएगा 72, तो ये मेरा निकल जाएगा एलसीएम। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ मेरा निकला था 12 और एलसीएम कितना निकला था 72, और दो नंबर कौन कौन सा था 24 और 36। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीपल, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसको और इसको इसको, दोनों का आंसर सेम होगा। तो बस यही है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे मैंने तुम्हें प्रूव करके भी बता दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे मैं तुम्हें इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं वो समझाता हूँ, एंड वो तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाओ। √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाओ। और ये परीक्षा में तुम्हारा 100% गारंटी है, ये कर लो, ये गारंटी तुम्हारे एग्जामिनेशंस में छप कर आएगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, एक बात याद रखना, जितना भी इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहेगा, जितने भी रहेंगे, सभी को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है कि उल्टा मानना। जैसे यहाँ पर अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला गया है तो इसका हम उल्टा मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रेशनल। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूफ करने बोला था, रेशनल मान लिए। तो जितना भी इरेशनल नंबर का प्रूफ होगा ऐसे ही करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे ही मान लेना है। 5 रहेगा तो यहाँ 5 डाल देंगे। ठीक है, 7 रहेगा 7 डाल देंगे। ओके, तो √3 अगर हमने रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया p/q। p/q को हम a/b भी लिख सकते हैं, तो तुम a/b लिख के भी बना सकते हो, p/q की भी लिख के भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे √3 इज इक्वल टू a/b मान लिए। अच्छा, ये a और b क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस a एंड b आर को प्राइम, एंड इरेशनल नंबर में b नीचे q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तो यहाँ पे नीचे तो b है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंड b नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया। अब क्या करना है, b को इस साइड कर देना है। तो यहाँ पे अगर b कर देंगे तो ये हो जाएगा √3b इक्वल टू a। अब दोनों साइड ना स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3b का होल स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये सिर्फ 3 बच जाएगा, और ये हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ये a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मैंने एक थ्योरम भी बताया था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। ये मैंने बताया हुआ था लास्ट थ्योरम जो था। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। समझ में आया। जो थ्योरम बताया था उसी थ्योरम पे ये बना हुआ है कि अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है,
अब क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ पर ये जो a है ना, इसमें मान लेना लेट a बराबर, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 मानेंगे, और a b के बाद c नंबर आएगा, c लिख देंगे। अगर p q लेके बनाओगे तो r मान लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे a = 3c मान लेना, जिसमें c क्या होगा, वेयर c इज एनी इंटीजर। c क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है, c कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। और ये जो अब 3c का वैल्यू आया, हम ये इस इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को जगह जगह पे पुट करेंगे। a का वैल्यू हमने जो 3c माना है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसमें पुट करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ पे है 3b² = a², ठीक है। तो 3b² = a², a की जगह पे 3c मान रहे हैं तो 3c का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ पे 3b² = 3 3 जा 9c² होगा, ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो b² = कितना हो जाएगा, 3c²। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था a² इज डिविजिबल बाई 3, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, b² इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 3, और अगर b² 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा, ये थ्योरम मैंने लास्ट वाला बताया था, ठीक है। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि a भी यहाँ पे ध्यान समझना, a भी जो है 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, मतलब a भी 3 के टेबल में आता है और b भी 3 के टेबल में आता है, a भी 3 के टेबल में आता है और b भी 3 के टेबल में आता है। और हमने यहाँ पे क्या माना था, a/b क्या है, a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है, मतलब ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आता है, a और b किसी के टेबल में नहीं आता है। बट यहाँ पे तो दिख रहा है कि a भी 3 के टेबल में आ रहा है, b भी 3 के टेबल में आ रहा है। को प्राइम का डेफिनेशन ये बताया था ना कि जो किसी के टेबल में नहीं आया है, बट यहाँ पे a भी 3 के टेबल में आ रहा है, b भी 3 के टेबल में आ रहा है। ये लो यहाँ पे लिखा हुआ है a इज डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये गलत क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत कर लिया था, इसी वजह से ये पैदा हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 10 a एंड b हैव बोथ, या फिर कॉमन फैक्टर लिख लो डायरेक्ट, हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 3, a और b दोनों कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही इनकरेक्ट किया था। तो इसी को बस हम लोग लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ऐसे लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, बिकॉज इज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो यार हमने एजम्पशन ही करेक्ट नहीं किया था, तो फिर ये तो होना ही था, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में लिख लेना कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशनल माना था, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इस तरह से ये जो तुम्हारा पूरा रियल नंबर का जो चैप्टर है ये हमने फिलहाल यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। बाकी जो NCERT के या फिर RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस होंगे ये मैं आगे के वीडियोस में तुम्हें अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आगे मैं तुम्हें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस चैनल को तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।